आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं नगमा इरफान। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने लिया हिस्सा। कहा, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। कहा, दहशतगर्दी की हिमायत तक मुलतवी रहेगा सिंधु आबी मुआहदा। कहा, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत को किसी की भी सालिश कबूल नहीं। वजीर आला योगी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 रोजा युवा कॉन्क्लेव का किया इफ्तिताह। योगी सरकार ने इस कॉन्क्लेव को वन स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म के तौर पर किया डिजाइन। नासा और इसरो के ताउन से बना निसार सैटेलाइट आज शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से होगा लॉन्च। और रियासत में अब सड़कों की हिफाजत AI के जरिए होगी। इस तकनीक से हादसा से तहफ़्फ़ुज़ में मिलेगी मदद। सड़क ट्रांसपोर्ट और रियासती शाहरा वजारत ने इससे मुतालिक प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। और अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे दिन भी बहस जारी है। बहस में भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने हिस्सा लिया। उन्होंने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कि मुझे आपने इस गंभीर विषय पर चर्चा का मौका दिया है। जब ये सदन शुरू हुआ था 21 जुलाई को, तो उस समय भी मैंने नेता प्रतिपक्ष को कहा था कि हम यानी सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार है, पहलगाम अटैक पर चर्चा करने के लिए तैयार है और उसकी हर बारीकियों पर जाने के लिए तैयार है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बाद ये तय हुआ, 16 घंटे का चर्चा हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पहलगाम घटना, दुर्घटना, ये बहुत ही हृदय विदारक है, दुखदाई है, मानवता को झकझोर देने वाली है और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि साबिका सरकार ने 2005 के दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट, 2006 के वाराणसी दहशतगर्दाना हमले, 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों में कोई कार्रवाई नहीं की। मुद्दा यह है कि तब भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी, तिजारत और सयाहत जारी रहा। सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी, दिल्ली करने वाले लश्कर तौयबा के कितने लोग मारे गए? 67। इंजर्ड कितने हुए? 200। और दिवाली के पहले ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक दिवाली से ठीक पहले। आप समझिए, उस समय की कल्पना कीजिए और उस समय की सरकार की इनसेंसिटिविटी को समझिए। नो एक्शन वॉज टेकन। वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट मार्च 7, 2006, संकट मोचन टेम्पल, वाराणसी कंटोनमेंट और रेलवे स्टेशन पर अटैक किया हरकत उल जिहाद ने। मरने वालों की संख्या 28, हताहत हुए 100। नो एक्शन वॉज टेकन। मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट 11 जुलाई 2006, इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तौयबा और उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन ने लश्कर तौयबा के साथ सहयोग करके इसको अटैक को किया। हाउ मेनी किल्ड? 209, 209 लोग और 700 लोग हताहत हुए। इसके बाद एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाया गया और इसमें बनाने में, जिसमें स्टेट पॉलिसी ऑफ टेररिज्म कैसे बनेगा इसको तय किया गया। और ये मैकेनिज्म 2 महीने बाद इसकी मीटिंग हुई और 7 महीने बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई। नो एक्शन वॉज टेकन। और सबसे बड़ी बात कि हमले भी होते रहे
और पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी चलता रहा, टूरिज्म भी चलता रहा, टेलीकम्युनिकेशन भी चलता रहा, एग्रीकल्चर भी चलता रहा। राज्यसभा ऑपरेशन सिंदूर पर खास बहस के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बहस की शुरुआत की। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे सख्त पैगाम दिया। उन्होंने साफ कहा कि सिंधु आबी समझौता मुलतवी करने का फैसला पहलगाम हमले के बाद उठाया गया सबसे अहम कदम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ न दोस्ती थी न ही गुडविल, तो ऐसे समझौते की जरूरत क्यों है। Since 1960, we have had neither goodwill nor friendship. We've had terrorism, we've had attacks on our population, we've had wars. Such a treaty had to be dealt with, and this government dealt with it. सभापति महोदय, मैं एक बार और दोहराना चाहता कि उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू और कश्मीर के किसानों पे नहीं थी, उनको सर फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी। उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 रोजा युवा कॉन्क्लेव एक्सपो का इफ्तिताह किया। योगी सरकार ने इस कॉन्क्लेव को वन स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया है, जहां आइडिया से लेकर सनत शुरू करते तक के पूरे सफर को आसान बनाया गया है। वजीर आला ने यूपी मार्ट पोर्टल को लॉन्च किया। ये पोर्टल नौजवानों को मशीनरी और वसाइल के ऑनलाइन सप्लाईज नेटवर्क से जोड़ने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जहां सनतकार मशीनरी खरीदने, ब्रांड से जुड़ने और अपने कारोबार की शुरुआत करने के लिए जरूरी राब्ता कायम कर सकेंगे। इससे पहले वज़ीर आला ने फ्रेंचाइजी बिजनेस ऑन व्हील्स और जदीद मशीनरी से जुड़ी ब्रांड्स की नुमाइश का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कहा कि 10% मार्जिन मनी के तौर पर हर 2,751 करोड़ रुपए हमने फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि सनतकारों की कामयाबी से उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को अकेली इस स्कीम ने 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, सरेराह गुंडागर्दी होती थी, जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। कोई उद्यमी आता नहीं था, जो था भी वह प्लान करने के लिए मजबूर होता था। यह उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की तस्वीर है। महीनों में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने लोगों को मसाइल के तस्फिये की यकीन दहानी कराई। आवाम की परेशानी से रूबरू होते हुए वजीर आला योगी ने अफसरान को हिदायत दी कि हर मुतासरा के मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। हर शिकायत का तस्फिया मेयारी और तसल्ली बख्श होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला ने अफसरान से कहा कि अवाम के हर मसले का तस्फिया सरकार की तरजीह है। कन्नौज के तिरवा हल्के वाक़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आंगनबाड़ी कारकुनान की मदद करने के मकसद से मुनक़िदा आंगनबाड़ी कवित्री किट तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने खुद पहुंचकर उनमें किट तकसीम की। इस मौके पर रियासती वजीर बराए समाजी बहबूद असीम अरुण भी मौजूद थे। प्रोग्राम को खिताब करते हुए गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा कि तालीम ही वो बुनियाद है जो बच्चों को तहजीब याफ्ता बनाती है और उनकी तरक्की के रास्ते को खोलती है। उन्होंने आंगनबाड़ी कारकुनों को मुल्क का मुस्तकबिल संवारने वाली अहम कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में उनकी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। वहीं समाज बहबूद के रियासती वजीर असीम अरुण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कन्नौज के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल यहां पर पहुंची और उन्होंने स्टेज से जो भी खिताब किया वो हमारे लिए किसी तालीम से कम नहीं। हमें उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। मैंने एक बुक तैयार करवाई है और मैं अधिकारियों को ये कहूंगी, इसका एक सिलेबस है जो आंगनवाड़ी में चलना चाहिए। जहां हमारी गर्भस्थ महिलाएं आती है
उसको खाना मिलता है, उसको डॉक्टर के पास जाकर बच्चा की स्थिति क्या है वो भी उसकी देखभाल होती रहती है। लेकिन इसमें हमारा ध्यान कम होने की वजह से जो हम चाहते हैं कि ऐसा बच्चा प्राप्त होना चाहिए, ये हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण ये भुगतना पड़ता है जन्म के बाद और इसके बाद आगे जाकर। न हम बच्चों की ओर ध्यान देते हैं, इसका वेट कितना है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां करती रहती है। कन्नौज जिले का परम सौभाग्य की हमारी माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी का कन्नौज में आगमन हुआ। आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों को उन्होंने किट वितरित की और हम सबको ये वरीयता बताई, ये प्राथमिकता बताई कि शिक्षा के लिए, विशेषकर छोटे बच्चों की शिक्षा, संस्कार, इसके ऊपर जितना ध्यान दिया जाए वो कम है। मुरादाबाद में डीलर चेतन सैनी की खुदकुशी का मामला बढ़ता है और कड़ी कार्रवाई होगी जो कि लेसन बने। इसरो और नासा का मुश्तरका मिशन निसार आज शाम श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना है। इस मिशन के जरिए हर 12 दिन में न सिर्फ पूरी जमीन की सतह का आला तरीन रेजोल्यूशन डेटा मिलेगा, बल्कि हर छोटे बड़े हादसे की मालूमात वक्त से पहले मिलेगी। क्या खास है इस मिशन में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए भारत एक बार फिर से तैयार है। निसार मिशन के जरिए दुनिया भर पर एक और छाप छोड़ने की तैयारियां चरम पर हैं। ये मिशन सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है। हालांकि इसमें लागत और डेटा प्रबंधन जैसी चुनौतियां तो हैं, लेकिन इसरो की साख, वैज्ञानिकों की मेहनत और भारत के जज्बे के आगे ये चुनौतियां कहीं नहीं टिकती। और एक बार फिर दुनिया भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और करिश्मा देखने को तैयार है। इसके साथ ही निसार मिशन एक और प्रमाण है कि भारत किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र की हर ऊंचाई पर अपना परचम लहरा रहा है और दुनिया को अपने जज्बे की ताकत दिखा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। 30 जुलाई शाम 5:40 पर दोनों एजेंसियों का साझा प्रोजेक्ट निसार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की निगरानी करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। निसार मिशन की खास बात यह है कि ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रिजोल्यूशन डेटा देगा, वो भी दिन रात और हर मौसम में। इस मिशन का कुल बजट लगभग $1.5 बिलियन है और ये इसरो और नासा के 1 दशक पुराने सहयोग का सबसे बड़ा नतीजा है। इस उपग्रह को भारत के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा 743 किलोमीटर ऊंचाई सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। निसार में 12 मीटर का मेश रिफ्लेक्टर एंटीना लगा है जो I-3K सैटेलाइट बस के साथ जोड़ा गया है। ये 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पृथ्वी की स्कैनिंग करेगा। इसके जरिए सतह की सूक्ष्म विकृति और मिट्टी की नमी जैसे बदलावों की सटीक पहचान की जा सकेगी। खास बात यह है कि ये मिशन L बैंड और S बैंड दोनों पर काम करता है। इसके चलते ये सैटेलाइट घने जंगलों, बर्फीली सतह और बादलों के आर पार भी बेहद सटीक डेटा जुटा सकेगा। यानी दिन हो या रात, हर मौसम में ये धरती का सही डेटा देगा। भारत के वैश्विक पटल पर तेजी से बढ़ते कद को ये मिशन नई उड़ान देने के साथ साथ और ऊंचाई पर ले जाएगा और भारत इसरो की ताकत का लोहा एक बार फिर पूरी दुनिया में मनवाएगा। इस मिशन पर कड़ी नजर रख रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये प्रक्षेपण रणनीतिक, वैज्ञानिक साझेदारियों की परिपक्वता और उन्नत पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों में एक विश्वसनीय वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत के उदय को दर्शाता है। निसार मिशन के जरिए धरती पर आने वाली आपदाओं, विपरीत परिस्थितियों के बारे में सार्थक जानकारी जुटाकर उसके निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। खासकर कृषि और किसानों को बेहतर फसल योजना बनाने में मदद मिलेगी और सूखा या बाढ़ जैसी स्थितियों से पहले ही निपटा जा सकेगा। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन पर भी नजर रखेगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं। We are going to have the
NASA ISRO synthetic aperture radar satellite launch using our indigenously developed GSLV Mark II vehicle, which is targeted on 30th of this month, evening 5:40. And this is going to give lot of benefit to the common man of the not only India, global community. And in fact, the satellite can cover the entire world in once in 12 days. It can cover the entire world, and it is going to be used for multiple purpose, including earth observation and disaster warning and mitigation. Multiple purpose it is going to benefit. इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस संयुक्त मिशन निसार से पूरी दुनिया को काफी लाभ होगा। ये न केवल प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि सटीक अनुमान लगाने में भी कारगर साबित होगा। आइए आपको बताते हैं कि मिशन निसार कहां-कहां अपना प्रभाव दिखाएगा। भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने में कारगर साबित होगा। समुद्री जल स्तर और ग्लेशियर बर्फ की चादरों में हो रहे बदलावों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग होगी। जंगलों की कटाई और वनस्पति में परिवर्तन का असर दिखेगा। सतही जल संसाधनों की मैपिंग हो सकेगी और कृषि, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर बेहतर रिसर्च के साथ साथ हर तरह के डेटा का संरक्षण हो सकेगा। निसार मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वैज्ञानिक वरदान साबित होगा। इस मिशन की प्रमुख विशेषता ये है कि निसार द्वारा उत्पन्न सभी डेटा अवलोकन के 1 से 2 दिनों के भीतर और आपात स्थिति में लगभग वास्तविक समय में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इन तमाम जानकारियों के जरिए वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधानों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी और हर तरह की आपदाओं और विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करने के साथ साथ तैयारियों को और मजबूत करने का समय भी मिलेगा और भारत विश्व गुरु बनने की भूमिका को एक बार फिर से चरितार्थ करता नजर आएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं ये वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। वाराणसी में वजीर-ए-आजम की आमद के पेश नज़र सेवापुरी ब्लॉक के पास मां कालिका धाम में एक अजीम पंडाल तैयार किया जा रहा है जो पूरे तौर पर वाटर प्रूफ होगा। उसी के साथ साथ चारों जानिब से मजबूत अप्रोच रोड और हेलीपैड की तामीर हो रही है। रियासती वजीर बराए आयुष आजादाना चार्ज रियासती हुकूमत दयाशंकर मिश्र ने बताया कि ये वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का 51वां दौरा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 11 सालों में काशी को अजीम-उश-शान तरक्की याफ्ता और खूबसूरत काशी बनाया। काशी की ऐसी तरक्की पहले कभी नहीं हुई। आप रिंग रोड, सेहत खिदमात, बिजली निज़ाम समेत सभी शोबों में काशी को बेहतर देखेंगे। काशीवासी अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। किसी सांसद के द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री हो और 51 बार बतौर प्रधानमंत्री काशी का आगमन, इससे बढ़ के कोई सौभाग्य नहीं हो सकता हम सभी का। जब आते हैं काशी तो काशी को विकास की एक नई कहानी, एक नई गाथा लिख के जाते हैं। काशी की झोली में सौगातों की झड़ी लग जाती है। कहीं पुल, कहीं पुलिया, कहीं फ्लाईओवर, कहीं सड़क, कहीं अस्पताल, कहीं गंगा के घाटों का नव निर्माण, पुराने घाटों की मरम्मत। काशी को जैसे विकास का आप एक प्रतिमान मान सकते हैं। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ले लेते हैं पहले ये वक्फा। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो।
मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना। कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट और रियासती शाहरा वजारत ने रियासती ट्रांसपोर्ट महकमे की मसनूई ज़हानत यानी AI और बिग डेटा एनालिटिक्स पर मबनी सड़क सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट मुल्क की किसी भी रियासती ट्रांसपोर्ट महकमे के जरिए अपनाया गया पहला AI से चलने वाला सड़क तहफ़्फ़ुज़ का तजुर्बा है। रियासत के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर BN सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट का इब्तिदाई तजुर्बाती मरहला 6 हफ्ते का होगा, जिसमें हादसाती रिपोर्ट, मौसम गाड़ी, टेलीमेटिक्स, ड्राइवर प्रोफाइल और सड़क ढांचे से जुड़े डेटा को जमा करके AI मॉडल तैयार किए जाएंगे। इसका मकसद हादसात की असली वजूहात की निशानदेही, ब्लैक स्पॉट की पेशिन गोई और रियल टाइम पॉलिसी डैशबोर्ड तैयार करना है। परिवहन विभाग बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट है। इसमें अधिकतर कार्य वाहन, सारथी, ई चालान, ई-डार के थ्रू होता है। सब पोर्टल्स हैं। अब करीब 5 करोड़ गाड़ियां हैं रजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश में, 3 करोड़ लाइसेंसी हैं। और ये जो सुबह आप घर से निकलते हैं तो वाहन से निकलते हैं और शाम को आते हैं तो वाहन से आते हैं, तो बहुत से इश्यूज़ हैं, चाहे वो फेसलेस के हों जिसमें वेरियस ड्राइविंग लाइसेंसेस, परमिट, उनके इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, या इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हो कि सब लोग नियमों के अनुसार कार्य करें, या हमें जो विभाग जो है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है जो कि राजस्व इकट्ठा करता है, और सबसे महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में सही तरीके की डेटा एनालिटिक्स हो जाए, मैसेजिंग जो है ग्राउंड लेवल पे फील्ड ऑफिसर्स के पास चला जाए, जिससे वो सही तरीके से इन्फोर्समेंट कर सकें। तो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो डेटा एनालिटिक्स और AI का जो स्वरूप आ रहा है, तो हम लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करें। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब। किसान भाइयों बहनों, कृषि समाचारों में आपका स्वागत। डॉक्टर साहब आए हुए हैं आपके प्रश्न के समाधान के लिए। कृषि दर्पण के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का समय पे खाद, समय पे पानी, रोग कीट पे रहे निगरानी, पैदावार बढ़ेगी निश्चित, बात कीमती जिसने मानी। अमरनाथ यात्रा 2025